हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अभिषेक बजाज और मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास +2 का इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए, आपको सबसे पहले समझना है कि इंडियन इकोनॉमी है क्या। इंडियन इकोनॉमी कुछ नहीं है, इसको एक स्टोरी में हम लेके चलेंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था और इंडिपेंडेंस के बाद इसने अपना कैसे ग्रोथ का एक पाथ चुना। तो आप सबको जैसे पता ही है कि 1947 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लेफ्ट कर दिया, काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। नियर अबाउट 200 ईयर्स इंडिया डिपेंडेंट रहा ब्रिटिशर्स के ऊपर, यानी गुलाम बन के रहा। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है 1757 से, जब प्लासी की बैटल बिल्कुल चल रही थी, तभी ये कहानी स्टार्ट हुई। सो ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश रूल का इंडिया में कब ओरिजिन हुआ, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी 1947 से पहले की कहानी, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया और उन्होंने इंडिया की क्या हालत कर दी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। फिर हम स्टोरी पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस की स्टोरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, तब इंडिया ने जब रूल किया, खुद रूल किया, तब इंडिया कैसा हुआ, यानी आफ्टर 1947 की कहानी। बस इन्हीं 3 फेसेस में ये पूरी बुक को डिवाइड किया गया आपकी, कि इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले, उसके टाइम पे और उसके बाद कैसा था। तो चलिए देखते हैं इंडिया में ब्रिटिशर्स का ओरिजिन कब हुआ, ब्रिटिशर्स कब आए इंडिया में। सो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में तब आया जब प्लासी की बैटल 57 में चल रही थी। तो उनका इंडिया में आने का रीजन क्या था, वो ब्रिटिशर्स बेसिकली कहां से हैं, ब्रिटिशर्स हैं अपनी कंट्री, उनकी अपनी कंट्री है ब्रिटेन से। सो ब्रिटेन से वो इंडिया में कैसे आए, हम सब जानते हैं ये चीज कि इंडिया एक रिच कंट्री थी उस टाइम पे। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेबर थी उस टाइम पे, सब चीज़ें इंडिया में अवेलेबल थी। तो ब्रिटिशर्स का इंडिया में उस टाइम पे आने का मेन रीज़न यही था कि इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ करना। सो अब बोलोगे आप फीडर इकोनॉमी क्या है। फीडर इकोनॉमी क्या है, मान लो कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वैसे मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, मान लो कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, एक मेरा दोस्त है, उसने क्या किया, मेरे साथ दोस्ती कर ली। मैं बहुत अमीर घराने से हूँ, मैं बहुत रईस खानदान से हूँ, तो उसने मेरे से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे करके मेरे नज़दीक आता गया और मेरे से पैसे धीरे धीरे करके लेता गया। तो उसने मेरे को क्या किया, एज अ फीडर फ्रेंड यूज़ किया, यानी कि वो बंदा जो दूसरे बंदे को पाल रहा है, दूसरे बंदे का ध्यान रख रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है। यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ किया, यानी इंडिया से सारे रिसोर्सेज ले लिए, पैसा लिया, ठीक है, और अपनी कंट्री में उसको ले गए। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स ने ये सब किया सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को डेवलप करने के लिए, अपनी कंट्री के फायदे के लिए, अपने देश के लोगों की भलाई के लिए उन्होंने इंडिया को ख़त्म किया। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज वो खा गए, ह्यूमन रिसोर्सेज वो खा गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री की ग्लोरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी शान के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हमारी कंट्री का सत्यानाश कर दिया। सो 1757 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तब उन्होंने इंडिया को कैसी नज़र से देखा, तब इंडिया कैसा था, यानी कुछ टर्म्स तब इंडिया के लिए हम यूज़ करेंगे उस टाइम के लिए। इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एक वेल नोन हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स के लिए इकोनॉमी हमारी जो थी उसको जानते थे। तो प्रॉस्पेरस का मतलब क्या है, जिसको सब लोग जानते हैं, जो मशहूर है, जो वेल नोन है। तो इंडिया उस टाइम पे एक वेल नोन इकोनॉमी थी, किस चीज़ के लिए, क्योंकि इंडिया तो खुद इंडिपेंडेंट थी। इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिपेंडेंट थी, आज़ाद थी। वैसे ही हम बोलते हैं एक चीज़ कि इंडिया कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है,
हम अभी भी बोलते हैं यार मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैंने किसी के बाप का कर्जा नहीं देना। तो वही चीज़ है, इंडिया ने उस टाइम पे किसी के बाप का कर्जा नहीं देना था। इंडिया इंडिपेंडेंट था, इंडिया के लोग खुशहाल थे। इंडिया उस टाइम पे सेल्फ रिलायंट था। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या, खुद कमा के खा सकता था, खुद कमा सकता था, खुद खा सकता था, खुद पहन सकता था। यानी इंडिया को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी उस टाइम पे। एग्रेरियन इकोनॉमी, और ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया, एग्रेरियन का मतलब है एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी, यानी इंडिया का मेन सोर्स लाइवलीहुड का कहां से मिलता था, एग्रीकल्चर से मिलता था। और उस टाइम पे पूरी पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था, यानी मोस्टली लोग जो थे वो एग्रीकल्चर ही करते थे उस टाइम पे। और इंडिया में क्राफ्ट्समैनशिप बहुत हाई लेवल की थी, ठीक है ना। उस टाइम पे लोगों के पास कला, लोगों के पास आर्ट बहुत अच्छा था, लोग हाथों से प्रोडक्ट्स बना देते थे, लोग कपड़े के ऊपर कढ़ाइयाँ करते थे, तो ये सब चीज़ें लोग हाथों से करते थे। तो उस टाइम पे इंडिया एक बहुत खुशहाल एग्रीकल्चरल बेस्ड और हैंडीक्राफ्टेड बेस्ड इकोनॉमी माना गया है। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ये अबव इकोनॉमी का मतलब है प्रॉस्पेरस एग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्टेड बेस्ड इकोनॉमी को क्या किया, एक सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, यानी यहां से रॉ मटेरियल जाने लगा। अब एग्रीकल्चर का मटेरियल, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, सब रॉ मटेरियल यहां से जाने लगे। तो आप तो बोलोगे सर यहां से कुछ बिकने लगा तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं थी, बुरी बात ये थी इंडिया को उस रॉ मटेरियल का कुछ अच्छा कीमत, कुछ अच्छा पैसा नहीं मिलता था। और वहां से, यहां से रॉ मटेरियल वहां जाता था और वहां से फाइनल गुड्स बना के इंडिया में कॉस्टली यानी महंगे रेट पे बेच दिए जाते थे। तो यहां तक हमने कहानी क्या पढ़ी कि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता था, मतलब इंडिपेंडेंस के नहीं सॉरी ब्रिटिशर्स के आने से पहले कुछ ऐसी दिखती थी इंडियन इकोनॉमी। और ब्रिटिशर्स 1757 में आए तो उन्होंने इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी बनाया। तो हम यहां से एक क्वेश्चन निकाल लें। सबसे पहले तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बनेगा, व्हाट इज फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी क्या है और ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का मोटिव क्या था। दूसरा यहाँ पे एमसीक्यू बन गया। तीसरा एमसीक्यू बनेगा, कितनी पॉपुलेशन उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, ठीक है। चौथा एमसीक्यू। पांचवा एमसीक्यू बनेगा, व्हाट इज सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट 2 वर्ड आएंगे, उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था आपका प्री इंडिपेंडेंस का पूरा स्ट्रक्चर। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको जितनी बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उतना ही कम है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमें बेसिकली बताएगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडिया की क्या कंडीशन करी थी ब्रिटिशर्स ने। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट हमारे पास वर्ड है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब समझेंगे ताकि हम आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करें अगर कॉलोनियलिज्म वर्ड आ जाए तो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है। कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि एक कंट्री में 2 सिस्टम्स का होना, मतलब एक कंट्री में 2 गवर्नमेंट का एग्जिस्ट करना, जिसमें एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर अपना पूरा राइट जमा के बैठी है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच या 2 गवर्नमेंट के बीच पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस का होना, जिसमें एक कंट्री या फिर आप बोल दो एक गवर्नमेंट रूलर होएगी और दूसरी क्या होएगी, कॉलोनी बन जाएगी। यानी एक तो होएगी वो वाली गवर्नमेंट जो करेगी रूलिंग पार्टी, दूसरी रूलिंग पार्टी इज डिफरेंट, बट रूलर का मतलब क्या है कि जो पूरी कंट्री को रूल करेगा, जो अपने पूरे रूल्स वहां पे जमाएगा। और दूसरी साइड पे वो है जो रूल मानेगा, वो है कॉलोनी। तो ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे जो रूलिंग कंट्री थी उसके पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर सब कुछ था। मतलब वो सिर्फ पॉलिटिकल पावर ही अपने हाथ में नहीं ले रखे थे, बल्कि उनके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने की भी पावर पूरी थी उस टाइम पे। उस टाइम पे इंडिया था कॉलोनी, यानी इंडिया पूरे का पूरा किसी के ऊपर डिपेंड था, यानी इंडिया के ऊपर रूल किया जा रहा था। और रूलर कौन था, ब्रिटिशर्स, यानी अंग्रेज उस टाइम पे क्या थे, जो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। तो ये था कॉलोनियलिज्म, यानी जिसमें 2 अलग अलग कंट्रीज
के रिलेशंस एस्टेब्लिश है, एक कंट्री रूल कर रही है दूसरी के ऊपर, ठीक है। जो रूल कर रही है वो रूलर है, जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है वो है कॉलोनी। तो हम देखते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, डेप्लीटेड इकोनॉमी एंड एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये सब ब्रिटिशर्स ने किया। हमें पता है इंडियन इकोनॉमी 1757 में एक प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली इकोनॉमी थी। 200 सालों में अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर अपना अधिकार जमाया और इंडिया को कुछ ऐसी कंडीशन दे दी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है। कॉलोनियल इकोनॉमी में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, ये कॉलोनियलिज्म वाला ही, कि एक कंट्री है जो रूलर है और दूसरी कंट्री है जो वो कॉलोनी है। तो एज अ रूलर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की सारी वेल्थ को ड्रेन कर दिया, यानी वो यहां से ले गए वेल्थ को। इंडिया का जितना धन था ना, इंडिया के पास जितना, इंडिया को सोने की चिड़ी बोलते थे तब, तो इंडिया के पास जितना भी पैसा था, जितना भी धन था, ब्रिटिशर्स उठा के अपने ब्रिटेन ले गए। और दूसरी साइड देखा जाए एज अ रूलर उन्होंने क्या किया, इंडिया से रॉ मटेरियल सप्लाई करके ब्रिटेन में ले जाना शुरू कर दिया। वेल्थ तो उन्होंने ड्रेन किया ही किया, पैसा पूसा धन इंडिया का वो तो ड्रेन किया ही था। तो उन्होंने दूसरी साइड क्या किया, जो इंडिया के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनको भी क्या किया, अपने वहां पे ब्रिटेन में लेके जाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एज अ रूलर इकोनॉमी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। भाई इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश इकोनॉमी बनाने के लिए उन्होंने कमर्शियलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का। तो आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर की कमर्शियलाइजेशन उस टाइम पे तो बहुत अच्छी चीज थी। देखो बेटा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का यहाँ पे मतलब क्या है, उन्होंने क्या किया, अपने फायदे के लिए इंडियंस को बोल दिया कि यहाँ पे इंडिगो की खेती करो, क्योंकि इंडिगो वहां पे वो ले जाके वहां से उसको कलर्स बनाएंगे, कलर्स को वो अपनी मार्केट में वहां पे ज्यादा प्राइस पे सेल करेंगे। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है वो वाली फसल, वो वाली क्रॉप्स उगानी प्रेफर करी ब्रिटिशर्स ने। इंडियन फार्मर को बोल दिया कि आप यही वाली क्रॉप्स उगाओ जिससे कि उनका फायदा हो सके। सो एज अ रूलर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया उस टाइम पे। सो नेक्स्ट देखें जी, उस टाइम पे इंडिया को उन्होंने बना दिया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या है, हम इसको दो एस्पेक्ट से, दो टाइप से देखेंगे। इंडिया वैसे 200 साल ब्रिटिशर्स के अंडर आया तो सेमी फ्यूडल ही रहा है। पहले एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम में, और दूसरे एस्पेक्ट पे हम देखेंगे कैपिटलिस्टिक सिस्टम में। तो पहले तो फ्यूडल सिस्टम में लैंड सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया उन्होंने। लैंड सेटलमेंट का सिस्टम क्या था, जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। बेसिकली सेमी फ्यूडल का मतलब ही ये है जिसमें दो सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हों, ठीक है, जिसमें दो सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हो, एक साइड पे थोड़ा अच्छा बंदा हो, दूसरी साइड पे वो थोड़ा कमजोर बंदा हो। अच्छा बंदा मतलब लड़ाई नहीं करवानी हमने यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब है कि एक साइड पे वो बंदा जो दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमा रहा है, अपना राइट शो कर रहा है। फ्यूडल सिस्टम में क्या था, लैंडलॉर्ड अपना राइट टेनेंट के ऊपर शो करता था, बोलता था ये ले जमीन, इसको कल्टीवेट कर, और उससे बहुत ज्यादा रेंट जो था वो क्या करता था, रेंट को एक्वायर करता था। मतलब कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ही क्या अपनी पावर दिखा रखी थी। तो दूसरी तरफ चलें कैपिटलिस्टिक सिस्टम में, मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आ जाएं। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई थी, सेटअप हुई थी, स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज, उस इंडस्ट्री में भी हमें कुछ फ्यूडल सिस्टम, सेमी फ्यूडल सिस्टम ये मिला। एक तरफ कैपिटलिस्ट आ गए, दूसरी तरफ लेबर क्लास आ गई। जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने लेबर क्लास को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने उनका वेज रेट बहुत कम कर दिया, यानी उनको बहुत कम वेज रेट देना शुरू किया। यानी सेमी फ्यूडल का यहाँ पे मतलब है दो क्लासेस, और दोनों क्लासेस में आपस में भिड़ चल रही है, जंग चल रही है, ठीक है। जंग चलने का मतलब है कि वो आपस में बहस कर रहे हैं, तोपों गोलियों से नहीं चल रही। सो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी बना दिया। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है वो इकोनॉमी बहुत रुकी हुई है, बहुत ही स्लो
प्रोग्रेस है जिसकी, प्रोग्रेस तो हम नाम ही नहीं लेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्रेस का तो मतलब है कि चलना, यहाँ पे तो चाल भी नहीं है इनकी, ये तो चल ही रहे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम है, वेरी लो ग्रोथ रेट है। सो उस टाइम पे इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत कम था। हम ग्रोथ रेट को कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी और पर कैपिटा इनकम से। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम से। जीडीपी की ग्रोथ रेट सिर्फ 2% थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और पर कैपिटा इनकम सिर्फ 0.5% ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी। इसलिए 20th सेंचुरी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी के नाम से हम जानते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। इंडियन इकोनॉमी को क्या किया गया? बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया कि इंडियन इकोनॉमी क्या है? बैकवर्ड इकोनॉमी है। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या? जहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो, जहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो, डेथ रेट बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो, लिटरेसी रेट बहुत कम हो, यानी लिटरेसी कम हो, इलिटरेसी बहुत ज्यादा हो। तो उस टाइम पे ये सब चीजें हमें देखने को मिली। प्रोडक्टिविटी कम थी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, डेथ रेट बहुत ज्यादा था, बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। इसलिए हम इंडिया को क्या बोल सकते हैं उस टाइम पे? बैकवर्ड इकोनॉमी। सो डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या है? अगर मैं बोल दूं यार ये ना मेरा फोन है ना जो खराब करने लगा, मेरे को डेप्रिशिएट हो चुका है, इसको फेंक दूं मैं। ये मेरे पास ना एक चेयर पड़ी हुई है, चेयर टूट चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है, इसको फेंक दूं। यानी कि डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट पे। तो उस टाइम पे जो इंडिया की फिक्स्ड एसेट थी ना, वो डेप्रिशिएट हो चुकी थी, यूज करने के लायक भी नहीं थी। जो भी इंडिया के पास उस टाइम पे हथियार थे, जो भी इंडिया के पास उस टाइम पे फिक्स्ड एसेट्स थी, मशीनरी थी, प्लांट था, यानी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट जितने भी थे ना इंडिया के पास, वो सारे डेप्रिशिएट हो चुके थे। क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था, इंडिया के पास इतनी पावर नहीं थी कि जो मशीन्स इंडिया के पास हैं वो रिप्लेस कर सकें। तो वो मशीन्स बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, हैवी मशीनरी थी, वो बहुत डेप्लीट हो चुकी थी। तो इसीलिए हम इंडिया को डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बोल सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएटेड थी, यूज करने के लायक नहीं थी। नंबर 6, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। इसको हम डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या? एम्प्यूटेटेड का, एम्प्यूटेटेड का मतलब है अलग अलग होना, ठीक है ना, किसी चीज का अलग अलग होना। जैसे उस टाइम पे इंडिया को दो हिस्सों में, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे ना, एक रीजन से दो अलग अलग चीजें निकल जाना, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होना और रीजन्स का अलग अलग हो जाना। तो डिसइंटीग्रेटेड का मतलब है किसी चीज का फैलना। तो इंडिया को दो पार्ट में फैला दिया गया, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान टुकड़े कर दिए गए, ठीक है। सो एम्प्यूटेटेड का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइड एंड रूल। एक पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने निकाली थी उस टाइम पे कि अलग अलग हो जाओ और रूल करो। ये जो इंडिया में इतनी सारी कास्ट हैं, ये जो इंडिया में इतने सारे रिलीजन हैं, स्टेट के तौर पे हम एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो सब क्या है? ये सब ब्रिटिशर्स की देन है। इंडिया अपने रूल्स से, इंडिया अपनी वैल्यूज से जाना जाता है। हम इंडिया को एक मुट्ठ पूरी कंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, इंडिया अलग कर दिया। उसके बाद बहुत ज्यादा भेदभाव होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इंडिया का मोस्ट जो फर्टाइल रीजन था ना, वो वेस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो इंडिया की फर्टिलिटी भी कम हो गई उससे, और इंडिया का जो था रुख वो पूरे का पूरा चेंज हो गया, ये पॉलिसी आने से, ब्रिटिशर्स की एक ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी निकालने से। सो आज हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी। पहले तो 1757 में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया में क्या किया, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की कंडीशन क्या थी, और हमने एक मेन चीज पढ़ी कॉलोनियलिज्म। ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट हैं आपके, इसमें से किसी भी पॉइंट के रिलेटेड आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं। किसी भी पॉइंट के रिलेटेड अब आपको पूछेंगे कि लो ग्रोथ रेट है जिसमें वो क्या शो करता है, स्टैग्नेंट, बैकवर्ड, डेप्रिशिएटेड या एम्प्यूटेटेड। मतलब ये वर्ड्स आपको याद करने जरूरी हैं, ये आपके की वर्ड्स हैं जो आपको पॉइंट्स रिमाइंड करने में हेल्प करेंगे। सो यही था आज का हमारा इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 का कुछ थोड़ा सा पार्ट। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी बचा हुआ पार्ट। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना।